Everyone, and you are watching biology for SSC, and in this video we'll do some more organelles. सबसे पहले तो हम राइबोसोम्स करेंगे, ठीक है, राइबोसोम्स, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपैरेटस कहते हैं जिसको, और फिर लाइसोसोम इन दिस पार्ट ऑफ our chapter called cell, lysosomes. पीछे वाला रिवाइज करवाऊं तो एक ऑर्गेनेल हमने कर ली है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वन ऑल्सो. नाउ लेट अस स्टार्ट विद राइबोसोम्स. ठीक है, मी जस्ट रब दिस आउट. Let us just begin with ribosomes. What are ribosomes exactly? तो राइबोसोम्स कुछ ऐसे दिखने वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, कुछ बर्गर शेप काइंड ऑफ शेप इनकी होती है राइबोसोम्स की, और ये ना मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन. तो मैंने आपको शुरू में बताया था प्रोकैरियोट में कि इनके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में. पर ये जो राइबोसोम नाम का ऑर्गेनेल है ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है. इसका मतलब ये है कि राइबोसोम्स विल आल्सो बी देयर इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज दे विल आल्सो बी प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, सो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं. सो फंक्शन ऑफ राइबोसोम अगर आप देखोगे तो इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना, प्रोटीन बनाना ही इनका फंक्शन होता है. ठीक है, आपको याद रखना है प्रोटीन सिंथेसिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शन ही यही होता है. आपको आगे भी हेल्प करेगा, आगे ऑर्गेनल्स समझने में, और आगे भी बायोलॉजी में काफ़ी हेल्प देता है. सो प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, और इनको जो डिस्कवर किया था, इनकी डिस्कवरी जो करी थी, डिस्कवर, और दे वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम एज G.E. पैलेट. ठीक है जी, और इनके अंदर मेनली दो चीजें प्रेजेंट होती है. ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है, इनके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होंगी. इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, कॉम्पोजिशन. सो इनकी कॉम्पोजिशन अगर आप देखोगे तो इनमें प्रेजेंट होता है आरएनए प्लस कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, प्रोटीन को आप ब्लू कलर से बना लो, जस्ट लाइक दिस. आरएनए प्लस प्रोटीन्स विल बी देयर इन राइबोसोम्स. उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स है वो यूकैरियोटिक सेल से अलग होते हैं. ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप होते हैं, ये आपको याद रखना है. और राइबोसोम्स इन यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो 80S टाइप होते हैं. ठीक है, ये एस इसको कहते हैं स्वेडबर्ग्स यूनिट. ठीक है, या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. इसका मतलब है कि कोई भी बायोलॉजिकल पार्टिकल कितने टाइम पे नीचे सेडिमेंट हो रहा है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी बायोलॉजिकल पार्टिकल है, जस्ट से इट एक्स, कोई एक्स नाम का बायोलॉजिकल पार्टिकल है, वो सेडिमेंट हो रहा है 5 × 10⁻⁻13 सेकेंड में. ठीक है, सो वन स्वेडबर्ग की वैल्यू होती है 10 × 10⁻13. ठीक है, इट इज वन स्वेडबर्ग इज इक्वल्स टू 10⁻⁻13. तो कोई भी पार्टिकल
अगर 5 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड में नीचे सेटल डाउन हो रहा है तो इसकी यूनिट हो जाएगी 5s। ऐसे ही जो यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स है वो कितने टाइम पे नीचे सेटल होते हैं, 80 इंटू 10⁻⁻13। और जो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स है वो सेटल डाउन होते हैं 70 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड्स में। दैट इज वाई इनकी जो यूनिट होती है वो 80 स्वेटबर्ग्स और 70 स्वेटबर्ग्स होती है। ठीक है, आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस वन। नाउ लेट अस डू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चलते हैं। So right here endoplasmic reticulum. Let us draw a cell first. ठीक है, ये सेल है और सेल के पास होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, सो लेट मी जस्ट रब दिस आउट। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सटेंड होकर एक और ऑर्गेनेल बना देती है। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सटेंशन दिखाती है ये। ठीक है, इस ऑर्गेनेल को आप कहते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये भी दो टाइप की होती है। ये जो मैं येलो कलर से डॉट दिखा रही हूँ ये राइबोसोम्स है। ठीक है, सो जितने एंडोप्लाज्मिक के पार्ट के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि ये सरफेस में रफ है, इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही प्रेजेंट नहीं होते, वो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, वो साइटोप्लाज्म में भी रह सकते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, और ये जितना पार्ट आपको बिना राइबोसोम्स के दिखाई दे रहा है ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी एक बाउंड बाय मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होती है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के पास ही प्रेजेंट होगी। तो एक बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी देख लेते हैं किसने करी थी। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड K.R. पोर्टर who discovered this endoplasmic reticulum। फिर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो ये तो आपको अंडरस्टूड होगा कि इसका फंक्शन क्या होगा। आप मुझे बता सकते हो? इसका फंक्शन मेनली होगा प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा, सिंथेसिस। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको फंक्शन याद रखना है। क्या होता है? एक तो ये साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस, सॉरी लिपिड सिंथेसिस। मेनली लिपिड का सिंथेसिस होता है, लिपिड बनाया जाता है यहाँ पर, सिंथेसिस। और लिपिड के अलावा कुछ स्टीरॉइड्स भी बनाए जाते हैं। ये सीधा याद रख लो आप, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, टॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के अंदर। ठीक है, ये लिपिड सिंथेसिस वैसे तो मेन होता है। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इधर से पूछेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली क्या सिंथेसाइज करता है। ठीक है, अब इसी ऑर्गेनेल के पास एक और ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी बॉडी। ठीक है, इधर ही लिख लेंगे। That is too much similar to that. Let us check slight color. देखो, इसी के पास एक और ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगी कुछ ऐसे।
शेप की, इसको हम कहते हैं गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, और इसको इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है कैमिलो गोल्जी को, कैमिलो गोल्जी। और ये ऐसे फ्लैटन स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही। इसका जो मेन काम क्या होता है पता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सब्सटेंस बन के आएगा ना, वो इधर ऐसे फ्यूज हो जाता है। ये इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करता है गोल्जी बॉडी। ये जो एंडोप्लाज्मिक में कुछ भी चीजें बनाई है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये इधर जाके गोल्जी बॉडी से मिल जाती हैं। उसके बाद ये इधर से सिक्रीट कर देता है। ठीक है, इधर से ये सिक्रीट कर देता है ऐसे वैक्यूल्स की फॉर्म में। वैक्यूल आप याद नहीं रख सकते तो आप ये याद रख सकते हो कि ये बबल्स की फॉर्म में इसको सिक्रीट कर देता है। अब इनको सेल से बाहर भेजना है। तो अगर इधर देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट मैं समझा रही थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड इन नेचर। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिड इन नेचर होती तो सेल से जो मटेरियल को बाहर भेजना है, जैसे स्टीरॉयड को भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसको भी तो सेल से बाहर भेजना पड़ेगा ताकि वो बॉडी में यूज हो सके। तो इधर क्या होता है कि जैसे ये मान लो ये सेल है, इधर कोई भी वैक्यूल आता है, ये मेम्ब्रेन का पार्ट बन के फ्यूज आउट हो जाता है। ठीक है, अगर ये सॉलिड होता तो पहले तो बाहर जा ही नहीं पाता ये। अब लिक्विड है तो जैसे ये बाहर जाता है, ऐसे बाहर जाने के बाद तो इधर ये मेम्ब्रेन दोबारा से रिकवर कर लेती है। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिक इन नेचर क्यों होती है, क्योंकि उसको एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस परफॉर्म करने होते हैं। एक्सोसाइटोसिस मतलब एग्जिट कराना है, जब एक्सोसाइटोसिस जब आपको किसी चीज को एग्जिट कराना है फ्रॉम द सेल, और एंडोसाइटोसिस मतलब जब किसी सेल को अंदर एंटर करना है, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो गोल्जी का मेनली काम यही होता है सिक्रीशन का, और फिर ट्रांसपोर्टेशन का, और एक और काम होता है एक्रोसोम फॉर्मेशन का। अब एक्रोसोम क्या होता है, जस्ट लेट मी रब दिस। एक्रोसोम इज समथिंग लाइक दिस इज स्पर्म। ठीक है, स्पर्म के हेड में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। हियर विल बी प्रेजेंट एक्रोसोम। ठीक है, एंड द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम विल बी, जब भी ये किसी ओवम को फर्टिलाइज करने जाएगा, देखो जैसे इधर इधर ढेर सारे स्पर्म्स लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है, इधर कुछ ऐसे, पर फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक ही कर पाता है। तो जो भी स्पर्म सबसे पहले इधर अटैच होता है तो वो एक्रोसोम नाम का एंजाइम इधर सिक्रीट कर देता है, जो ओवम की लेयर को हार्ड बना देता है, और इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ लाइक मोर स्पर्म्स इन द ओवम। ठीक है, तो एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो भी गोल्जी बॉडी का ही काम होता है। तो इसके फंक्शंस आप लिख लो। फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी विल बी नंबर 1 secretion, number 2 transportation, number 3 can be modification, and number 4 will be acrosome formation. ठीक है, ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक और ऑर्गेनेल कर लेते हैं इस वाले पार्ट में, जिसको हम कहते हैं लाइजोसोम्स। So what are lysosomes? One second.
अरे मेरे पेन टैबलेट ने काम करना बंद कर दिया, व्हाट हैपेंड टू दिस? हाँ चलो, सो लाइजोसोम्स नाम का एक और ऑर्गेनेल होता है जो दिखने में काफी सिंपल होता है, सर्कल लाइक स्फीयर टाइप होता है, ठीक है। सो लाइजोसोम की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी डी ड्यू नाम के साइंटिस्ट ने। तो दीज आर पोलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स जिनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है सेल का। देखो लिख लो इधर, इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, जो सिर्फ फंक्शन कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में। ये हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम है वो उनका पीएच अराउंड एसिडिक होना चाहिए। 7 से नीचे पीएच जब जाता है वो सारा एसिडिक ही होता है ना। एंड देर कॉल्ड सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। उसके बाद ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल्स होते हैं, इनका मैं मतलब समझाऊंगी आपको, एक बार लिख लो आप। ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल्स होते हैं ये, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं कार्सिनोजेनेसिस में, हेल्प इन कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है। सो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या फिर सुसाइडल बैग से इनका मतलब क्या है देखो, जैसे मान लो ये सेल है और बाहर से कोई भी बैक्टीरिया मान लो इधर इसने एंट्री ले ली, और लाइजोसोम को खबर पड़ गई कि आपके सेल में कोई बैक्टीरिया आया है या कोई फॉरेन पार्टिकल आया है। तो ये क्या करता है, एंजाइम भेजता है, इसके पास एंजाइम भेजता है, इसके अंदर डाल के इसको मार देता है, या तो बैक्टीरिया को ही मार देगा। और ये अगर बैक्टीरिया ने ऑलरेडी ज्यादा डैमेज कोज कर दिया है तो ये क्या करता है कि अपने ये एंजाइम सेल में ही सिक्रीट आउट कर देता है। इससे क्या होता है, सेल की ही डेथ हो जाती है। तो ये सुइसाइड भी कर सकता है या फिर डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को भी मार सकता है, ठीक है जी। और पोलीमॉर्फिक ऑर्गेनल का मतलब है कि पोली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मॉर्फिक आप फॉर्म कह सकते हो, मोर्फ का मतलब होता है फॉर्म, मतलब ये सिर्फ एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये इसकी फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। पोली इज मेनी फॉर्म से इधर आप समझ सकते हो कि ये सिर्फ सर्कल नहीं रहता, ये अपनी शेप चेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कार्सिनोजेनेसिस होता है कि ये कैंसरस सेल्स जो होती हैं आपकी, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको कैंसरस सेल बनाने में हेल्प करता है। तो कैंसरस सेल्स के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, उनके अंदर सेल डिवीजन कभी स्टॉप नहीं होता। कैंसरस सेल्स जो होती हैं वो बहुत रैपिडली डिवाइड करती हैं, मतलब उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो डिवाइड करती जा रही हैं, डिवाइड करती जा रही हैं। दे आर कॉल्ड कैंसरस सेल्स, कैंसरस सेल्स, ठीक है। तो ये नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में बदलने वाली प्रोसेस को कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें लाइजोसोम ही हेल्प करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कल हम करेंगे न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद हम क्रोमोसोम्स और फिर न्यूक्लिक एसिड्स देखेंगे, और 2-3 ऑर्गेनेल्स और बची हैं, दैट फिर अपना ये वाला सेल वाला चैप्टर एंड हो जाएगा, और फिर हम सेल डिवीजन से आगे शुरू करेंगे, ठीक है।